ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि इससे रिलेटेड कई बार थ्योरी पर भी क्वेश्चन बनता है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स पर ये काम करता है, ठीक है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं, कौन से इनके मेन पैरामीटर्स हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो कई बार उन सब पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये लास्ट कंसेप्ट समझ लीजिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट हम पाइथन करेंगे। तो देखिए क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। पहले तो हम देखते हैं कि किसने इसे प्रोपाउंड किया। हमने पूरा इसको स्टडी कर लिया लेकिन शायद अभी तक डिस्कस किया नहीं कि इसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल है अंडर द नेम ऑफ जेम्स बर्नौली। जेम्स बर्नौली, ठीक है, he was a Swiss mathematician। ठीक है, स्विस मैथमेटिशियंस, और उसका लाइफ पीरियड है 1654 से लेकर 1705। He propounded this distribution was published after his death 8 years later। 1733 उसका जो रिसर्च वर्क है, जो काम है, वो 7 पता चला कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नाम का कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके बेस पर हम प्रोबेबिलिटीज की मुख्य अजम्पशंस क्या है। अब वैसे तो हम इसका प्रैक्टिकली यूज समझ चुके हैं, तो अब ये किन अजम्पशंस पर काम करता है उनको समझ लेते हैं। सब चीजें थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो अजम्पशंस में पहली कंडीशन ये है, द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, एक इवेंट होने का मतलब सीधा सा ये है कि दूसरा इवेंट्स घटित नहीं होगा। जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई हमने 8 पॉइंट्स को टॉस किया, 256 टाइम्स हमने टॉस किया, तो बताओ इसमें 0 हेड कितनी बार आएगा, 1 हेड। तो अब यहाँ जो इवेंट्स हैं, हेड है, टेल है, ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ठीक है, या कल हम जैसे क्वेश्चन हम कर रहे थे, ठीक है, हमने एक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया था। तो जो वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन नहीं है। ठीक है, तो जहां पर घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी आपस में, ठीक है, वहीं पर ये अजम्पशन लागू होगी, वहीं पर ये डिस्ट्रीब्यूशन लागू होगा। दूसरी बात, दूसरी जो अजम्पशन है वो ये कि द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और इंडिपेंडेंट भी है। द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इवेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे बोलते हैं। ठीक है, अभी कमेंट्स में क्वेश्चन भी था किसी का, ठीक है, किसी स्टूडेंट का, कि हम इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कब कहें। तो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट हम तब कहेंगे जब एक जो घटना है, एक इवेंट से वो दूसरे इवेंट्स को अफेक्ट नहीं करती हो। यानी कि जैसे हमने कहा कि पी ए बी करें या पी बी ए करें। अभी जैसे हमने बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे प्रोबेबिलिटी में, तो हमने कहा कि बैग में रेड बॉल हैं और व्हाइट बॉल हैं, 8 रेड बॉल हैं और 6 व्हाइट बॉल हैं। ठीक है, तो टोटल 14 बॉल बैग में है। ठीक है, और अब मैंने कहा कि भाई मैं पहले एक बॉल निकाल रहा हूं और वो बॉल है रेड, ठीक है, और दूसरी बॉल आनी चाहिए व्हाइट, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, मैं जो बैग में से बॉल निकालूंगा वो वापस नहीं रखूंगा। तो पहली रेड होनी चाहिए, दूसरी व्हाइट। ठीक है, तो पहली रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8/14, और दूसरी व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी देखो बदल चुकी है।
क्योंकि वाइट अब रह गई है, वाइट तो 6 ही है, लेकिन टोटल जो बॉल हैं वो एक कम होकर 13 रह चुके हैं। ठीक है, वहीं पर अगर मैं पहले व्हाइट और फिर रेड निकालता हूं तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी पहले व्हाइट की 6/14 और दूसरी फिर जो रेड होगी उसकी 8/13। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स तब कहेंगे जब ये प्रोबेबिलिटी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती हो। जैसे हम विद रिप्लेसमेंट निकालें, बॉल लें, उसको वापस रख दें, फिर से निकालें, तो फर्स्ट बॉल रेड होगी, उसके चांसेस 8/14 और सेकंड बॉल व्हाइट होगी, उसके चांसेस 6/14। ठीक है, पहली बॉल व्हाइट निकालें तब भी इसकी प्रोबेबिलिटी 6/14 होगी और रेड को अगर दूसरे नंबर पर निकालें तब भी इसकी प्रोबेबिलिटी 8/14 ही रहेगी। तो इस पर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता हो तो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इवेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंट है तो क्या जरूरी है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही हो? ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक इवेंट्स जो इंडिपेंडेंट है वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो अब आगे बढ़े इसमें, तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट जो थर्ड इसमें जो कंडीशंस हैं वो ये कि जो फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि जो n है वो लिमिटेड है। n नंबर, जैसे आपने एक कॉइन उछाला, 8 उछाले, 10 उछाले, ठीक है, तो अगर मान लीजिए 8 कॉइन्स के लिए हम जैसे क्वेश्चन कल कर रहे थे तो q प्लस पी रेस्ट पावर बाई 8 हम कर रहे थे, उसको एक्सपेंड कर रहे थे। 20 है तो q प्लस पी रेस्ट पावर बाई 20 हो जाएगा, 20 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब देखो 8, और कल हमने एक क्वेश्चन 10 का भी किया था, q प्लस पी रेस्ट पावर बाई 10। ठीक है, उसमें काफी लंबा चौड़ी हमने कैलकुलेशंस की थी, काफी बड़ी इक्वेशन हो गई थी। अब सोचो 10 से 20 होने पर क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगी। और अगर ये मैं इनको 30 कर देता हूँ तो शायद और बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो इसलिए जो n है ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं कैपिटल n की बात नहीं कर रहा हूँ, कैपिटल n जो कितना ही हो जाओ, जो स्मॉल n जिससे प्रोबेबिलिटी निकलती है, फिर उस वैल्यू को जब कैपिटल n से गुना करते हैं तो थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो कैपिटल n कितना भी बड़ा हो, लेकिन स्मॉल n जिसकी हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अमूमन हम मानकर चलते हैं कि 20 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है कि हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, या बल्कि मैं ऐसा कहता हूँ, क्योंकि अगर हम ये लेते हैं जो जिस रूप में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट्स विल रिमेन सेम, ये तो वैसे इंडिपेंडेंट में आ गया। इंडिपेंडेंट उसी को ही बोलते हैं कि हर ट्रायल में हर बार जब भी हम कॉइन उछालेंगे हर बार उसके हेड और टेल आने के चांसेस 1/2 ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि अगर लगातार 10 बार हेड आ गया तो अगले बार उसके हेड आने के चांसेस ज्यादा हो जाए, नहीं, हर बार हेड और टेल आने के चांसेस 1/2 ही रहने चाहिए। तो ये तो उसी में ही आ गया। हाँ, एक चीज और, neither p nor q is very small। p और q दोनों में से कोई भी बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। किसी चीज के होने की संभावना या ना होने की संभावना बहुत कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तीसरी और चौथी जो कंडीशन जहां रिवर्ट होगी समझ लो वहीं पर पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन लग जाएगा। जहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ जाएंगे, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे और किसी घटना के होने के चांसेस तो बहुत बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ना होने के चांसेस अधिक हो। p अप्रोक्स टू 0 और q अप्रोच टू मतलब 1, जहां घटना होने के चांसेस कम है, ना होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे हमने कहा कि भाई किसी सिटी में सुसाइड करने की जो प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है, ठीक है, किसी सीजन में कहीं रोड एक्सीडेंट के हम चांसेस निकालें कि भाई रोड एक्सीडेंट्स कितने होंगे उस पर्टिकुलर उस सड़क पर, तो वैसे तो होने को हमें लगता है कि अगर एक साल में 4 या 5 एक्सीडेंट भी हो गए, तुम कहेंगे भाई बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, हमें लगते हो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर वैसे आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एक साल में
अगर 5 एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वो संभावना बहुत बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो जहां घटना रेयरली घटित होती हो, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो एक तरह से, ठीक है, एक्सेप्शनल सिचुएशन में हो, वहां पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। अभी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे पी और क्यू दोनों में से कोई भी ऐसा एक्सेप्शनल नहीं है, ठीक है। दोनों के लगभग लगभग बराबर आने के चांसेस, जैसे हेड और टेल डाइस है, हमने कहा 6 आने के चांसेस 1/6, 6 ना आने के चांसेस 5/6, 4 आने के चांसेस 1/6, 4 ना आने के चांसेस 5/6, इवन नंबर आने के चांसेस 3/6, इवन नंबर ना आने के चांसेस 3/6। तो इस तरह के क्वेश्चन डाइस, ठीक है, पॉइंट्स वगैरह जो है उनमें ये डिस्ट्रीब्यूशन लागू होता है, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इनकी अजम्पशंस क्या है, क्योंकि इन अजम्पशंस पर ही ये डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। जब ये अजम्पशन पूरी होगी तभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लागू होगा, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज है? नंबर 1, इट इज ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आर जो नंबर ऑफ सक्सेस है, ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है, इज ए होल नंबर होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं भाई 0 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी। अगर हम ये भी कहते हैं ना 0 मतलब 2 से कम आने की प्रोबेबिलिटी, तो हम निकालते हैं 0 की, 1 की और 2 की। फ्रैक्शन नहीं होता, आर कांट बी फ्रैक्शन, ठीक है, आर कांट बी फ्रैक्शन, आर को फ्रैक्शन के रूप में नहीं ले सकते। तो ये कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इट इज ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वहीं पर हम इसे लागू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, वी कैन प्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज को भी, frequencies of binomial distribution on a line graph। एक लाइन ग्राफ पर हम इनकी प्रोबेबिलिटीज को दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बनता है, ठीक है। अब जरा समझिए कि अगर P और Q बराबर है then it will be symmetrical distribution, ठीक है, then binomial distribution will be symmetrical, ठीक है। अब जैसे कल हमने कॉइन का क्वेश्चन किया था, कॉइन में हेड और टेल आने के चांसेस P और Q 1/2 होते हैं, तो 256 टाइम्स हमने कॉइन को थ्रो किया था, तो उसके 0 हेड, ठीक है, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4, 5, 6, 7 और 8 आने की प्रोबेबिलिटी कल हमने निकाली थी। अगर आपको ध्यान हो, 0 हेड की प्रोबेबिलिटी 1 थी, 1 हेड की 8 थी, 2 हेड की कितनी आ रही थी, आई थिंक मुझे ठीक से ध्यान नहीं कितनी आ रही थी, ठीक है। तो 1, 8 इस तरह से आ रही थी इसमें, पहले की 1, अगले की 8, अगले की हमने किया होगा 8 × 7 / 2, 28 आ रही थी शायद, 28। फिर नेक्स्ट की आ रही थी 56, नेक्स्ट की आ रही थी 70, फिर इसके बाद 56, फिर इसके बाद 28, फिर इसके बाद 8 और फिर इसके बाद 1, ठीक है। तो इसी को सिमेट्रिकल बोलते हैं। देखो 1, 8, 28, 56, 70 और फिर उसी पैटर्न पर ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अगर Q और P दोनों बराबर होंगे तो ये सिमेट्रिकल रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर P और Q बराबर नहीं होंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। देखो यहाँ ये जो है ये आपका R है, नंबर ऑफ सक्सेस। तो अगर अब देखो अपने आप से समझो
अगर P बड़ा होगा Q से, ठीक है, अगर P बड़ा होगा Q से तब क्या होगा जरा सोचो। अगर P बड़ा है तो किसी चीज के होने के चांसेस ज्यादा हैं और ना होने के चांसेस कम हैं, तो P 0 आएगा, सक्सेस कम। देखो जब किसी घटना के होने के चांसेस अधिक होते हैं, ठीक है, किसी स्टूडेंट के पास होने के चांसेस अधिक होते हैं, तो उसकी संभावना क्या होगी, उसके नंबर ज्यादा की तरफ उसकी प्रोबेबिलिटी अधिक होगी ना, उसका जमावड़ा ज्यादा की तरफ अधिक होगा। तो अब यहाँ देखो R नंबर ऑफ सक्सेस कम है, तो ये संभावना तो उसकी होगी कम, और जहां ये नंबर उसके ज्यादा आएंगे, नंबर ऑफ सक्सेस अधिक मिलेगी, ये संभावना उसकी बढ़ जाएगी। इस तरह का आपको मिलेगा, स्क्यूड बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगर P लेस देन Q है, संभावना किसी चीज के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इसका मतलब उस घटना के ना होने के चांसेस तो अधिक होते हैं, ठीक है ना, और अधिक संख्या में होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब इनको स्क्यूड बोलते हैं दोनों को, लेकिन किसको कौन सा बोलेंगे, तो इसके लिए आप टेल देखिए, ठीक है, ये टेल है, टेल, टेल ऑन लेफ्ट साइड जब हो तो ये नेगेटिवली स्क्यूड, और टेल, ये देखिए टेल ऑन राइट साइड, तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड, और ऐसा क्यों होता है वो भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। जब P अधिक होगा Q से तो ये नेगेटिवली स्क्यूड मिलेगा, ठीक है, और जब P हाँ जी, जब P कम होगा Q से तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड मिलेगा, ठीक है। P is less than Q, then it will be positively skewed. If P is greater than Q, then it will be negatively skewed. रीजन हमने देख लिया, इसको रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अच्छा, और देखिए इसके मेन पैरामीटर्स, ये मैंने आपको कल बताए भी थे। मेन पैरामीटर्स, दो मेन पैरामीटर्स है इसका, P और Q। अगर ये दो हमें पता हो तो हम इसके बारे में सारा डिस्ट्रीब्यूशन, मीन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कर्टोसिस, एवरीथिंग वी कैन फाइंड आउट। अभी हम समझेंगे भी कि इसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और देखिए इसके अलावा क्या है कि इफ NP, इसका जो मीन होता है, मीन NP होता है, कल हमने यूज भी किया है उसको। मीन जब NP इज ए होल नंबर, ठीक है। अब हम बात मोड की कर रहे हैं, मोड, मोड आपने पढ़ा होगा, ह्यूरिस्टिक जिसको बोलते हैं। इफ NP इज ए होल नंबर, then binomial distribution is unimodal, binomial distribution is unimodal। यूनिमोडल का मतलब केवल एक ही मोड, केवल एक मोड होना। मीन मीडियन मोड पढ़े हैं ना आपने। अब देखो जरा ऐसे समझो, एक मोड क्या होता है। देखो हमने कहा कि स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये 20, 25, 30, 36 और 70। अच्छा, ये कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 आए, जिनके मार्क्स 25? 20 मार्क्स आए 10 बच्चों के, 25 मार्क्स आए हैं 15 स्टूडेंट्स के, 30 मार्क्स आए हैं 80 स्टूडेंट्स के, 36 मार्क्स आए हैं भाई 40 स्टूडेंट्स के, और 70 मार्क्स आए हैं भाई 35 स्टूडेंट्स के। तो इसमें मोड कौन सा है, मोड किसको बोलते हैं, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, उसे हम मोड बोलते हैं। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये सिग्निफिकेंटली ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 80, और ये किसकी है 30 की, तो इसका मोड केवल एक है, ठीक है, इट इज यूनिमोडल, ठीक है। अब यहीं पर ही अगर मैं कहूं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ऐसे, भाई है सारा वही, मैं फ्रीक्वेंसी बदल देता हूँ बस जरा यहाँ पर, तो भाई ये 10, यहाँ मैंने कर दिया भाई इनकी फ्रीक्वेंसी है जी 48, इनकी फ्रीक्वेंसी है 49, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी है 47, ठीक है, और इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं भाई मान लीजिए 30। तो अब
ये कहना कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसलिए जो 30 है ये मोड है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 25 और 36 देखो इनकी फ्रीक्वेंसी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मोड आपको दो मिल सकते हैं, इट में बी बाई मॉडल और मल्टी मॉडल। ठीक है, कि जो फ्रीक्वेंसीज का जो जमावड़ा है वो केवल एक पॉइंट पर नहीं है, एक से अधिक पॉइंट पर है। ठीक है, तो अब बाइनोमियल पर आते हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, इफ np is whole number then binomial distribution will be unimodal, तब तो ये यूनिमोडल रहेगा। और इफ np is a fraction then it may be bimodal, तब ये बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ठीक है, क्या और आगे हम पढ़ेंगे, इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ n अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है, हमने दो कंडीशन जो अभी अजम्पशंस पढ़ी थी उनमें देखो, एक तो अजम्पशन ये वाली थी कि ना तो p और ना ही q बहुत छोटा होना चाहिए, अगर ये वाली अजम्पशन तो ओके है, लेकिन यहाँ n जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, n जो है हमने पढ़ी थी इसकी बाइनोमियल के लिए, तो हमने अजम्पशन पढ़ी थी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, n जो है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, मैंने कहा था 20 होना चाहिए लगभग, लेकिन n जहां बहुत ज्यादा हो जाए लेकिन ये वाली कंडीशन पूरी हो, ऊपर वाली बाकी मतलब तीनों कंडीशन पूरी हो, लेकिन सिर्फ ये तीसरी वाली कंडीशन में n का साइज बड़ा हो जाए, देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच टू बाइनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उस समय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले गुण आ जाते हैं, लगभग ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करता है। ठीक है, इफ n अप्रोच टू इन्फिनिटी, बाकी जो सारी कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है, देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन will tends to be normal distribution। तब इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की कुछ हद तक प्रॉपर्टीज शामिल हो जाती है, इट टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी पढ़ेंगे, वो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके बाद इसका नंबर आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके जो है मेन कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं, ये अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो वहां आपको प्रॉपर्टीज लिखने में काम आएंगे, अदरवाइज तो दो मेन कांस्टेंट याद रख लेना, एक तो इसका मीन क्या होता है, मीन होता है जी NP, मैं बता भी चुका हूं, और एक होता है इसका वेरिएंस, वेरिएंस होता है NPQ, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम इससे सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा √NP। ठीक है, इसके अलावा बाकी और भी काफी सारे हैं, अगर आप इनको समझना चाहें तो, जैसे हमने कहा म्यू। ठीक है, मोमेंट्स, मोमेंट तो जो μ1 है, ठीक है, μ1 तो हमेशा 0 होता है, ये हमने जब बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको बताए थे तब ये सारा समझाया था। μ1 का मतलब होता है सिंपली x माइनस एक्स बार, ठीक है, कि पावर 1 समझ लीजिए, डिवाइड बाय n, तो x का x बार से वेरिएशन हमेशा 0 ही होता है, इसलिए μ1 0, μ2 हमेशा ही वेरिएंस के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि μ2 क्या होगा, सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n, अंडर रूट नहीं लगाना, तो ये क्या है, ये वेरिएंस ही तो होता है, यानी कि ये होगा NPQ। ऐसे यहाँ x माइनस एक्स बार पावर 3 अगर हम करते हैं तो ये बन जाएगा μ3। ठीक है, और μ3 किसके बराबर होता है, μ3 होता है NPQ ब्रैकेट Q माइनस P। ऐसी तरह से अगर हम इसकी पावर 4 करके फिर इसको n से डिवाइड करें तो ये μ4 बन जाएगा, और μ4 होता है 3n स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है, प्लस NPQ ब्रैकेट 1 माइनस 6PQ। ठीक है, ये चारों मोमेंट्स होंगे इसके।
फिर स्क्यूनेस, स्क्यूनेस मैंने आपको बता ही दिया कि अगर P और Q दोनों बराबर है तब तो कोई स्क्यूनेस होगी नहीं। स्क्यूनेस का मतलब कि सिमिट्री का ना होना, ये सिमिट्री है, ठीक है। अब अगर ये हम ऐसे बनाते हैं तो स्क्यूड हो गया, ठीक है, या अगर हम ऐसे बनाएं इसको U तो भी ये स्क्यूड हो गया, ठीक है। तो स्क्यूनेस को कैसे मेजर करते हैं, स्क्यूनेस कैसे मेजर की जाएगी, तो स्क्यूनेस को मेजर करते हैं हम बीटा से, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट्स में भी हम आपको बता चुके हैं। तो बीटा 1 होता है μ3² डिवाइड बाई μ2 ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये चीज, ठीक है। तो या तो आप यहाँ से फॉर्मूले पुट कर लो μ3², ये वाली है μ3 की वैल्यू, उसका स्क्वायर करके पुट कर लो, डिवाइड में μ3, ठीक है। तो जब आप इसको पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू P और Q के रूप में आ जाएगी, ठीक है। अगर करना चाहें तो चलिए मैं कर देता हूँ इसमें NPQ, ठीक है, Q माइनस P और इस पूरे का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 बार हो जाएगा NPQ, ठीक है, और Q माइनस P, μ3² डिवाइड बाई μ2Q। μ2 क्या है आपका, μ2 NPQ के बराबर है, NPQ NPQ NPQ, ये कैंसिल, ठीक है। तो Q माइनस P² डिवाइड बाय NPQ, ये तुम्हारा बीटा 1 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और अगर इफ बीटा 1 इज 0 इट मीन्स नो स्क्यूनेस, कोई स्क्यूनेस नहीं है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, ठीक है। इसी तरह से होता है इसमें कर्टोसिस, ठीक है। कर्टोसिस किस चीज को मेजर करता है ये भी आपको बताया चुका हूं मैं। वैसे ये स्क्यून जो है सिमेट्री तो हो गई, लेकिन ये भी सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है, ठीक से बनानी, और ये भी सिमेट्री है, ठीक है। एक तो सिमेट्री ऐसी हो बिल्कुल मॉडरेट सी हाइट की, ठीक है, दोबारा बना देता हूँ। एक तो सिमेट्री ऐसी भी हो सकती है, पूरा पहाड़ की तरह चढ़ा हुआ, एक बिल्कुल फ्लैट सी हो सकती है ऐसी, और एक हो सकती है ऐसे मीडियम हाइट की, ठीक है। तो ये जो ऊंचा उछलता हुआ दिखता है इसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक, ये बीच में होता है मेसोकर्टिक, मीडियम साइज का, और ये होता है फ्लैट वाला प्लेटिकर्टिक, ठीक है। तो ये इसकी हाइट को मेजर करने के लिए कि किस तरह की हाइट वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं उसे हम मेजर करते हैं कर्टोसिस के द्वारा, ठीक है। तो अब देखिए कर्टोसिस को कैसे मापेंगे, कर्टोसिस को मेजर करते हैं बीटा फोर्स से, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं बेसिक कंसेप्ट में, ये इसीलिए हमने डिस्कस किए थे क्योंकि बार बार इनकी यूज होने वाला है, जरूरत पड़ने वाली है। तो बीटा 2 होता है μ4 डिवाइडेड बाई μ2², ठीक है। तो इसको NPQ के रूप में अगर आपको लिखना है तो NPQ के रूप में मैं लिखूँ, आज को हम μ4 की वैल्यू क्या है 3n² p² q², ठीक है, प्लस NPQ ब्रैकेट 1 माइनस 6PQ, ठीक है। ये वैल्यू जो है अभी हमने ली थी 1 माइनस 6PQ, और इसको डिवाइड कर दो μ2² से, यानी कि NPQ का स्क्वायर, इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। इससे डिवाइड करोगे इसको, अब इसका मतलब क्या हो सकता है देखो जरा ध्यान से, 3n² p² q² डिवाइड बाय NPQ होल स्क्वायर का मतलब n² p² q², ठीक है, प्लस यहाँ NPQ 1 माइनस 6PQ डिवाइड बाय n² p² q², ठीक है। दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 प्लस इससे ये कैंसिल हो गया 1 माइनस 6PQ डिवाइडेड बाय NPQ,
तो अगर कर्टोसिस में बीटा 2 इज इक्वल टू 3 होता है तो ये मेसोकर्टिक होता है, ठीक है, ये हाइट को बताता है। बीटा 2 ग्रेटर देन 3 है तब ये लैप्टोकर्टिक होगा, ठीक है, और लेस देन बीटा 2 लेस देन 3 है तो प्लेटिकर्टिक, इसका मतलब हाइट कम है, ठीक है, 3 से ज्यादा है तो हाइट ज्यादा है, 3 से कम है तो हाइट कम वाला है, ठीक है। इस तरह से हम इस डिस्ट्रीब्यूशन की फीचर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और यूज मैंने आपको बता ही दिया कि इसका बेसिकली यूज कहाँ किस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी पूरे होते हैं। कई बार इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ, इसमें इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर जो बेस्ड है उस पर कई बार इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसमें कि ए स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग आंसर, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक स्टूडेंट ने ये आंसर निकाला है कि मीन तो है भैया 2.4 और वेरिएंस आ रहा है मेरा 3.2। अब मैं देख रहा हूँ कि क्या ये इसने क्वेश्चन किया है वो सही होगा, सही है या नहीं, मैं कैसे चेक करूँ। आपसे पूछा कि आप बताइए कि जो उसने किया है वो ठीक किया होगा या नहीं। सिंपल आप ऐसे करिए, आपको पता है मीन होता है एनपी, एनपी इज इक्वल टू 2.4 और वेरिएंस होता है एनपीक्यू, ये हो जाएगा 3.2, ठीक है। अब अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करें इस एनपीक्यू में तो एनपी इज इक्वल टू कितना है 2.4, यहाँ मैं 2.4 रख देता हूँ, 2.4 क्यू इज इक्वल टू 3.2, तो Q इज इक्वल टू 3.2 डिवाइड बाई 2.4 और देखने से पता चल रहा है Q की वैल्यू 1 से ऊपर जाएगी, 3.2 डिवाइड बाई 2.4 डिवाइड बाई 2.4 इट कम्स 1.33। लेकिन हमें पता है कि नाइदर P नोर Q में बी मोर देन 1, P और Q दोनों में से कोई भी एक से अधिक हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये कहेंगे कि ये जो इसने कैलकुलेशंस की है, जो इसने आंसर्स फाइंड आउट किया है वो गलत, ठीक है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। पायसन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी मैं भूमिका आपको बता देता हूँ कि ये है फ्रेंच मैथमेटिशियन थे डॉक्टर साइमन डेनिस पायसन, ठीक है, उन्होंने इसे प्रोपाउंड किया और ये कहाँ लागू होगा, ये लागू होगा ऐसे सिचुएशन में जहां P बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली 0, घटना ऐसी है जो होती ही नहीं अक्सर, बहुत कम होती है, एक्सीडेंट के चांसेस, सुसाइड केसेस के चांसेस, ठीक है, या बुक्स में मिसप्रिंट के चांसेस, बुक्स के पेज में, अब मान लीजिए हर एक पेज में अगर आपको मिसप्रिंट मिलता है तो फिर वो बुक क्या है, तो काफ़ी सारी गलतियां होंगी। ऐसा तो अक्सर आपको कोई बुक रेयर ही मिलेगी इसके हर पेज में तीन चार गलतियां मिल जाए, ठीक है, तो 50-50 तो बोल लीजिए। तो बुक्स में मिसप्रिंट के चांसेस, इस तरह की सिचुएशन, और एन जो है आउट ऑफ, अब देखो एक पेज में कितने वर्ड्स होंगे, 100 200 तो कम से कम मान ही लीजिए 200 वर्ड्स, और उन 200 वर्ड्स में कितने वर्ड्स गलत है। अब वो हो सकता है कि केवल 200 में से एक के गलत होने के चांसेस हो, ठीक है, ये भी वैसे काफी ज्यादा हो जाती है संभावना। तो जहां संभावना कम है होने की, ठीक है, संभावना अधिक है ना होने की, Q अप्रोच टू 1, ठीक है, और N जो साइज है वो बड़ा है, ठीक है, N इज लार्ज, तो वहां पर पायसन डिस्ट्रीब्यूशन लागू होगा, ठीक है। और इसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये जो आपका नेचुरल बेस है उस पर बेस्ड है, ठीक है, बेस्ड ऑफ नेचुरल लॉगरिथम दैट इज कॉल्ड E, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.7183, ये उस पर बेस्ड है, ठीक है। ये काम नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों, हाँ जी, E पर ये बेस्ड है जिसकी वैल्यू होती है 2.7183, ठीक है। तो अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे पायसन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ, आप इसको कर लीजिए प्रैक्टिस, स्टडी करें, ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स हुई वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में